सा कुछ इनके बारे में और समझ लेते हैं, जो हमने कल छूट गया था थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर सिंह की पत्नी जो श्रीमती गुरुशरण की तीन क्या थी, आपकी बेटियां थी, ये आपको पता है, जैसे हमने कल। बेटियां हाँ, थी। तो हमने कल उनके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से इनके द्वारा पढ़ाई की गई थी, आपने बता दिया है। आरबीआई के गवर्नर थे, ये भी आपने बता दिया है। और साथ ही वित्त मंत्री के पद से लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री पद तक इन्होंने क्या करा, ये पद को संभाला। और एक चीज़ आपने इसमें शायद मुझे लगता है आपने उसको मिस कर दिया कि हमने ये कहा कि ये जो थे राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर भी ये रहे थे, और लोकसभा का जिसमें इन्होंने पहली दफ़े चुनाव लड़ा, और किसके अगेंस्ट इन्होंने चुनाव लड़ा था? विजय विजय कुमार कुमार मल्होत्रा। तो मल्होत्रा। पहली दफ़े इन्होंने चुनाव लड़ा और पहली दफ़े ही इन्होंने क्या उसमें हार का सामने इन्हें मिला। जैसे हम कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की अगर हम देखें तो 92 साल की उम्र में निधन हुआ। और अविभाजित भारत जो अभी पंजाब, जो अगर हम बात करें तो अभी जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, गागा करके हमने वो कहा था, वहाँ इनका जन्म। कैम्ब्रिज और साथ ही ऑक्सफोर्ड विद्यालय से इनकी पढ़ाई पूरी हुई। जब भारत लौटे तो ये भारतीय अ- अर्थव्यवस्था की इन्होंने तस्वीर बदल दी, और भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 2 बार के प्रधानमंत्री रहे। अगर हम बात करें, जो 5 साल का जो टर्म होता है और जो इनका दूसरा कार्यकाल था वो पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं था। अगर हम देखें तो कुछ कुछ 11 मंथ कुछ ऐसे ही रहा था, क्योंकि ये लेके चलो कि पूरा ही 10 साल का इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल किया। और जो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पे जो बने, जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद, जवाहरलाल नेहरू 3 बार के प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर जिन्होंने एक इतिहास रच दिया, वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं। अब वो दूसरे नंबर के वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो 3 बार टर्म में प्रधानमंत्री ये रहे। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 14वें प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे। 1991 से 1996 तक ये भारत के वित्त मंत्री। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के वित्त मंत्री के पद पर ये कब तक रहे, तो आपको पता होना चाहिए 1991 से 1996 तक ये भारत के वित्त मंत्री के तक पर है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे उनका जो निधन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। कहाँ पर इनका किस जगह पर इनकी मृत्यु हुई थी? दिल्ली दिल्ली एम्स में। एम्स में इनकी मृत्यु हुई थी। लंबे समय से ये गंभीर बीमारी से ये जूझ रहे थे, तो एम्स के इमरजेंसी वार्ड में इनको भर्ती कराया गया। कुछ थोड़े दिन बाद इनकी क्या होगी, वहाँ पर निधन हो गया। और अगर हम देखें, मनमोहन सिंह के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में थे। इनका जो सफ़र होता है प्रधानमंत्री के पद को लेकर, वो 2004 से लेकर 2014 तक का ये जो सफ़र होता है, यूपीए सरकार पर ये रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के क्या थे, आपके प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने पद संभाला। और मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने में उन्होंने नई जान फूंक दी। ये आपको पता होगा कि जिस प्रकार से उदारीकरण का मतलब कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से भारत को रिप्रेजेंट करना था। यहाँ के जो उद्योगपति थे उनको ये इस कंडीशन पे उठाना था कि भैया वो वैश्विक स्तर पे जो अन्य देशों के जो उद्योग के समतुल्य जा सके। भारत के जो उद्योगपति को इतना आत्मनिर्भर, इतना ज़्यादा सशक्त बनाना था, जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, जो यहाँ से भारत से विदेशों में जो अपनी कारोबार जो फैला रहे हैं। तो जो सारी चीज़ अगर हम देखें, पूरी इंडस्ट्री को अगर देखें, तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह का ही वो प्रयास रहा जो आज भारत इतनी प्रगति पे रहा। आपको बता दूं, जब भारत में जब क्राइसिस का दौर चला था, जब भूखमरी ये तमाम चीज़ें होगी, तो भारत के पास खाने के लिए सिर्फ क्या थे, 84 दिन का ये हमारे पूरे देश के पास जो 84 दिन का ही क्या था, भोजन शेष रह गया था। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या ना, हमारे देश का जितना भी सोना था
वो सोना को इन्होंने क्या करा, इंग्लैंड में गिरवी कर दिया गया था। तो ऐसी कंडीशन से वो सोना भी बाद में बाहर से अपने देश में लाए और जितना भी कर्ज था वो सारा चुकाए। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने देश को विकट परिस्थितियों से उबार कर एक नई जान इन्होंने फूंकने का कार्य करा है। और इनके समय में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पे जितने भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितना भी जो हम पैसा लेते हैं, जो ऋण लेते हैं, उनके समय में बहुत कम था। अगर आप वर्तमान समय में देखें तो इनके समय में अगर देखें, अगर 1400 करोड़ अगर मान लीजिए अरब डॉलर अगर इन्होंने लिया होगा, तो आज वर्तमान समय में 3 से 4 लाख डॉलर के आसपास क्या कहते हैं भारत में कर्जा हो गया है। और अगर देखें जब से 2014 से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, तो देखिए वैश्विक स्तर पे हम इतने ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं, आने वाले हमारे 70 साल भी अगर हम पूरे तरीके से जी जान गए तो भी कर्ज से उब नहीं पाएंगे। और हम जिस तरीके से कहते हैं कि हम महाशक्ति के तौर पर उभर गए, तो ये कहने वाली बात है, अभी तक हम वो चीज़ें नहीं हैं। देखिए उल्लेखनीय कार्य क्या रहे हैं। देखिए ये पीडीएफ मैंने आज बनाई, तो ये इसके कुछ उल्लेखनीय कार्य आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर कुछ बेहतर बताने की कोशिश करूँ। तो अगर जब ये प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने जब 10 साल का शासनकाल करे, तो इन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जो भारत की कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति में और कहीं ना कहीं भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य इनके ही द्वारा किया था। जैसे हमने कहा टू राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार लाया गया था, तो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। सूचना का आरटीआई का जो कॉन्सेप्ट था, इन्हीं के शासनकाल में आया। और मनरेगा रोजगार गारंटी की अगर हम बात करें तो इन्हीं के समय में कई बड़े फैसले लिए गए थे। जैसे हमने कल आपको यहाँ पर भी उस चीज़ को दिखाया था कि इनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके ऐतिहासिक जो फैसले लिए गए थे, देख पा रहे होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 ऐतिहासिक कार्यक्रम। हमने कहा कि जून 1991 वैश्वीकरण का उदारीकरण इनके द्वारा लाया गया है कि विश्व में जो जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया, तो 1991 में 2005 में सूचना का अधिकार आया और 2005 में ही रोजगार गारंटी योजना आई, जिसे हम मनरेगा के बारे में बात करें। 2006 में जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका से। और 2009 में पहचान पत्र जो आज हमारे सामने आधार है, तो वो आया। और कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार में भी इनके द्वारा बहुत अहम भूमिका निभाई। और मैंने कल भी इस चीज़ पे जोर दिया था कि मैंने कहा कि आपसे, जब आपने एलटी की तैयारी करी होगी तो वहाँ पर एक ज्ञान आयोग आया था, तो ज्ञान आयोग का भी कहीं ना कहीं गठन इन्हीं के द्वारा किया गया। और आपने जब इनके बारे में बताया था, कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। हमने कहा था कि ये जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पे भी ये रहे। और जिस प्रकार से आपने बताया कि 33 साल तक के ये रिकॉर्ड रहा कि एक व्यक्ति विशेष, ये बहुत 33 साल तक इन्होंने क्या करा, आपके राज्यसभा के सदस्य रहे। और राज्यसभा 2023 में इनका 24 सितंबर 2023 को इनकी राज्यसभा सदस्यता ख़त्म हो गई थी। और उसके जगह पर अगर हम देखें तो फिर सोनिया गांधी जी आई थी। तो अभी कभी क्वेश्चन बनेगा कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पे इनका जगह पे किसने स्थान लिया, तो आपको पता होना चाहिए सोनिया गांधी अभी राज्यसभा के सदस्य, इनको रिप्लेस किया है। तो तमाम बड़े फैसले लिए उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए। इसके अलावा अगर देखें भारत में, क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान, और साथ ही अगर कहें जो ये कहते थे उसी के अनुसार क्या चलती थी कि जीडीपी, ये इतने ज़्यादा अगर हम कहें दूरदर्शी ऐसे ये प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने ये कहा था कि जीडीपी इतनी गिरेगी, इतने परसेंट गिरेगी, तो इनका जो अनुमान था वो सटीक बैठा, तो इसके हिसाब से वही ये गिरी। हम जब बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार के नए रिकॉर्ड कायम किए, अब देखिए अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर जीडीपी देखें, तो इनके शासनकाल में 2014 की अगर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पे थे, तो उस टाइम पे हमारे देश की जो जीडीपी थी वो 37.8 कुछ इस तरीके से थी, 37 से ऊपर थी, 37%। अगर हम देखें वर्तमान समय में हमारी जो जीडीपी है वो 2 पॉइंट कुछ इस तरीके से है, माइनस में भी गई थी कुछ समय पहले। तो 2 पॉइंट के समथिंग हमारे देश में रही, कहाँ 37% रही, कहाँ 2 से 4% के बीच में हमारी ये रही। तो देख लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन बेहतर है, किसके समय में क्या नए नए रिकॉर्ड बने। और ये देखिए हमने यहाँ पर कहा कि 2008 की जो आर्थिक मंदी के झटके से उन्होंने
अर्थव्यवस्था को उबारा। जब मैंने कहा कि भारत का जो सोना जब गिरवी रख दिया गया तो अर्थव्यवस्था को किस तरीके से उबारा इन्होंने, जब हमारे देश को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना झेलना पड़ा, हमारे उद्योग धंधे पूरे चौपट हो गए थे, सब कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने शानदार अपना कार्य करा, कहीं ना कहीं उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने का ये कार्य करा। और प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है, याद रखिएगा। अगर हम वर्तमान समय में देखें, कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि वर्तमान समय में क्या हम 5 किलो राशन दे के, आटा दे के, गेहूँ चावल दे के, क्या हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? हमने तो, आपको ये बता दूं, 5 किलो जो राशन, जो गेहूं जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, हम समाज को विकलांग कर रहे हैं। अगर आप पहाड़ों की स्थिति देखोगे तो पहाड़ों में आज जो निर्भरता जो रह गई है वो सिर्फ लोग ये 5-10 किलो जो आटा चावल मिल रहा है तो इस पे तो हमने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को क्या कर दिया गया, अपंग बना दिया। जो कम से कम खेती खलियान जो करते थे, कम से कम पूरा उस पे ही अपने घर का खर्चा या पूरा गेहूं ही हो बोते थे तो सारा कुछ अपने लिए निकल जाता, साल भर का निकल। अब लोग फ्री हो चुके हैं, उनको लगना है ना उनका हींग लगनी ना फिटकरी लग रही है तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देश की बहुत बड़ी 80 करोड़ जनसंख्या को हमने क्या करा, मुफ्त राशन दे दिया है। तो क्या हो गया, हमने अपंग बना दिया, हमने किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर छोड़ दिया। तो इससे क्या हमारा राष्ट्र विकसित हो सकता है? बताइए। नहीं सर, तो नहीं। इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? क्या जो कॉन्सेप्ट लाया गया है सरकार के माध्यम से, क्या ये सही है? किस नजरिए से देखती हैं आप इसे? सर, दोनों तरफ से देखते हैं कि जैसे सरकार की नीति तो अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि अमीर लोग ही ज्यादा फायदा ले रहे हैं इन सब चीजों का। जैसे मैंने ये आरटी का ही है, ये मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे घरों के, जो हमारे यहाँ पे देहरादून में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं जहाँ जो आरटी की सीट्स होती हैं, उनमें मोस्टली अच्छे घरों के बच्चे होते हैं। और जिनको रियल में जरूरत है उन लोगों को, बेचारों को इन सब चीजों का पता ही नहीं होता है। बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से और सहमत जो हूँ ये। आरटीआई है, जी सर, और जो आरटीआई है, ये सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए ज्यादा है। इंस्टेड ऑफ इसका कोई हम ज्यादा अच्छा यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब हर चीज में पॉलिटिक्स ही ढूंढी जा रही है। और जैसे आप ये राशन का भी बता रहे हैं कि 5 किलो मिलता है, ये है, तो जो बेचारे दुर्गम क्षेत्रों वाले हैं, जहाँ पे अनाज वगैरह नहीं होता है, उनके लिए सही होगा। लेकिन जैसे हमारे इधर है, तो मैंने कोरोना काल में देखा है कि सरकार ने बहुत मदद की थी, पर उन लोगों ने इन सामान को बेचा है। हम्म। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अपने लोग हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं कि सारी चीजें सरकार की ना होके हमें खुद भी अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। और इन सब चीजों से अच्छा है कि हम सबको पढ़ाएं और रोजगार के नए से नए अवसर उत्पन्न करें, ताकि हर आदमी अपने मतलब अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम करे और सक्षम बने, और सरकार पर बोझ ना बने, और सरकारी तंत्र पे बोझ ना बन के अपने देश को आगे बढ़ाए। क्योंकि जापान वगैरह में हम यही देखते हैं कि हर पर्सन कमाता है, वो चाहे घर में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हर आदमी वर्किंग है, वहां पे कोई किसी पे बोझ नहीं है। ये आपने सही कहा। आपने जो आईटी के बारे में जो जिक्र किया था वो तो बेसिकली है उन, ये जो SC ST जो बहुत दबे कुचले समाज से जो आते हैं, वो जैसे कि बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते, उनको सरकार अपनी तरफ से क्या आती है, पूरी 12वीं तक की शिक्षा पूरे उनको ग्रहण कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ आज अगर आप, जैसे आपने कहा, आपने स्वयं इस चीज़ को देखा है, तो इसमें सभी जो वेल एजुकेटेड है, जिनकी फैमिली में बहुत अच्छा पैसा आता है, जो हस्बैंड वाइफ जो दो ही लोग कमाने वाले हैं, फिर भी वो दूसरे प्रमाण पत्रों के माध्यम से उन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अपने बच्चों को, जो निम्न कैटेगरी के जो है, जैसे SC की बात करूं, ST की बात करूं, और अति पिछड़े की बात करूं, आदिवासियों का हक कौन मार रहा है? आज जो हक जो मार रहा है वो उच्च वर्ग ही मार रहा है। तो वहां पर भी उन्होंने उसका ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आपने तो एक चीज सही कहा कि जो ये लोगों को
उस बारे में पता नहीं है। तो ये आपने देखा हर चीज़ का प्रचार प्रसार होता है, मगर इस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसका प्रचार प्रसार कर दिया, लोगों को इसके बारे में पता चल गया, तो लोग कहीं ना कहीं प्रयत्न करेंगे, तो इनके बच्चे भी रह जाएंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे आपने कहा कि कोरोना काल में आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि तो वो जो राशन आया था उसको बेच रहे, खा रहे हैं। तो ये हमारे देश की स्थिति किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक ये फ्री अनाज का जो कॉन्सेप्ट था, तो ये था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको किसी भी प्रकार का रोजगार इत्यादि नहीं प्राप्त हो पाता है, तो उन जैसे लोगों के लिए था। आज हर किसी के पास अगर जो भी अच्छा बिजनेसमैन भी होगा, जो भी अच्छा होगा, तो वो भी वो 5 किलो अनाज और वो दाल के लिए अपने घर में वो राशन कार्ड बनाता है। तो जैसे कि अगर हम देखिए आयुष्मान कार्ड बना है, तो अभी उत्तराखंड सरकार जो मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि कम से कम 3 से 4 लाख लोगों ने क्या करा है, जो अच्छी सैलरी रखते हैं, जिनको ये कार्ड नहीं बनाना चाहिए, उन्होंने भी इस कार्ड का फायदा उठाया। तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई करने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। अब वो कितना समिति गठित करते हैं, कितना नहीं करते हैं, तो ये आने वाले वक्त ही बताएगा। और जो गरीब व्यक्ति विशेष है, उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें, तो इस टर्म में 2014 से अगर हम 2024 की बात करें, तो देश कहीं पीछे चला गया, कई साल पीछे। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं उनको समझना चाहिए कि अपने आप की जो बौद्धिक क्षमता को थोड़ा बढ़ाइएगा। जैसे इन्होंने आपने जापान का उदाहरण दिया कि हर व्यक्ति वहाँ क्या है, कोई किसी न किसी स्किल के माध्यम से रोजगार को प्राप्त है, हर कोई व्यक्ति। जैसे चाइना की अगर हम बात करें, चाइना क्या है, चाइना चाइना क्या करता है, अपने वहाँ के जितने भी युवा जो शक्ति है उसका उपयोग करती है। वो क्या करती है, अलग अलग फील्ड में जो जिस तरीके का कार्य करने में सक्षम है, जो जिसकी रुचि जहाँ है, तो उसको उस फील्ड में क्या करता है, वो कार्य कराता है। तो हर कोई वहाँ रोजगार प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रतिनिधित्व होता है, जैसे अगर हम देखें, अगर हम एशियन गेमों की बात करें या फिर ओलंपिक गेमों में करें, हम आज क्या करते हैं, 2 पदक भी लाना हमारी बहुत बड़ी बात होती है, जबकि हम पूरे संसार भर में ऐसा देश बन चुके हैं जो जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। तो इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम सिर्फ पदक तालिका में सिर्फ हम 2 या 3 मेडल ला पा रहे हैं। और चाइना क्या कर रहा है, वो 100 से ऊपर की झड़ी लगा देता है। वो क्यों लगा देता है, क्योंकि जो बच्चा जिस फील्ड में जा रहा है, तो वो उस फील्ड में उसको तराशते हैं। यहाँ पर क्या है, नेता का बेटा है, जिसकी ज़्यादा पहुँच है, अपने बेटे को अच्छा करना है, ये करना है, तो उसको वहां पर पहुंचा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मेन मास है जिसको पहुंचना चाहिए वो नहीं होना है। मुझे एक चीज ये बता सकते हैं, कोई भी जिसे आता है वो बताइएगा इसको, किसी भी देश की जनसंख्या अधिक होने से उस देश का नुकसान होता है या फायदा होता है? सर नुकसान होता है। नहीं, याद रखिएगा, कभी भी किसी भी देश की अगर जनसंख्या ज्यादा है, तो वो देश बहुत अधिक तरक्की करता है, वो विकसित राष्ट्र। अब देखिए चाइना की क्या थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की थी, तो चाइना ने उसको यूटिलाइज किया। तो वहाँ के जो नौ युवा थे, जवान थे, जितने भी थे, उनको उस क्षेत्र में लगाया। चाहे वो कोई आपके इंडस्ट्री के माध्यम से गए, अगर जो रोजगार की तरफ हर क्षेत्र में उनको लगाया, तो उसने क्या ग्रोथ करी। तो कभी भी किसी भी देश की जो जनसंख्या उस देश के विकास का मील का पत्थर साबित होता है। ये चाइना ने करके दिखा दिया। मगर हमारे देश के लिए जो जनसंख्या है, जो आप कह रही हो, ये क्या कहीं ना कहीं ये गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रोजगार के नहीं है। हम बेरोजगारी का प्रतिशत अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा आंकड़े छू रहा है। तो हमारे देश के लिए तो अगर हम देखें, बेसिकली ये जो अभी शराब है। और अगर हम चाइना को देखें, तो चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, आज सुपर पावर बन चुका है। और हम क्या है, अपने कछुए की चाल से हम रेंग रहे हैं। आज की डेट में कछुए की चाल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो चला गया। आज हमें क्या बनना है, वो जो रैबिट बनना है, ना कि कछुआ बनना है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो अभी वर्तमान समय में देखिए, ये प्रधानमंत्री जब रहे, इन्होंने प्रधानमंत्री रहते रहते करोड़ों लोगों को क्या करे, गरीबी रेखा से बाहर निकाल के ये जो सराय जाता है कि मिडिल फैमिली में लाना उनको, ये मनमोहन सिंह को ये जाता है। तो इनके कार्यकाल में ये उल्लेखनीय कार्यकाल ये किया है। अब इनकी थोड़ा सा हमने इनकी जन्म के बारे में भी हमने चर्चा करी थी, शिक्षा के बारे में भी चर्चा करी थी। थोड़ा सा फटाफट इसको देखते हैं। देखिए, अगर हम इनकी जन्म की अगर बात करें, तो डॉक्टर मोहन सिंह एक
एक विचारक और साथ ही विद्वान के रूप में अगर हम इनको दार्शनिक भी कहें, तो एक शिक्षाविद भी कहें, तो भी हम इसमें कोई नहीं होना चाहिए। तो ये हर क्षेत्र में अपने आप को रखते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक वैचारिक और विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री का अगर जन्म की बात करें तो ये 26 सितंबर 1932 को। देखिए, हमने एक डेट के बारे में 26 तारीख को ही पैदा हुए, 26 को ही ये इनकी डेथ हुई। तो ये कॉन्सिडेंस बना इनका। देखिए, 26 सितंबर को पैदा हुए और 26 दिसंबर 2024 को इनका क्या हुआ, देहांत हो गया। और अविभाजित जो भारत है प्रांत है, जो पंजाब प्रांत में के गांव में इनका जन्म हुआ। और डॉक्टर सिंह को अगर देखें 1948 में, जो अगर हम कहें, ये विश्वविद्यालय से मैट्रिक, ये पंजाब विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण करी। उसके बाद जीवन में आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए पंजाब से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और यूके गए। वहाँ उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री हासिल करी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में जो ऑनर्स की जो डिग्री प्राप्त करी वो किस वर्ष करी थी और कहाँ से करी थी। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके गए थे, यूके से उन्होंने क्या करी, 1957 में अर्थशास्त्र की प्रथम श्रेणी में ये डिग्री। अब देखिए ना, अगर यहाँ पर बाई चांस मैं किसी भी प्रधानमंत्री की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ तुलनात्मक चीज़ें कर रहा हूँ। देखिए, एक प्रधानमंत्री वो है जो प्रथम श्रेणी में पास हो रहा है और साथ ही एमफिल की डिग्री या डीलेट की डिग्री, जो भी हम कह रहे हैं, पीएचडी जैसी चीज़ें की है, वो भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जो भी वर्ल्ड के फेमस ऐसे जो विद्यालय हैं। और सबसे बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह हैं, इनके नाम पर वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद अगर हम देखें 1962 की अगर बात करें, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से नीफिल ये कॉलेज जो है अर्थशास्त्र में, जो इन्होंने क्या करे, डी फिल की डिग्री इन्होंने ली। तो ऑक्सफोर्ड से इन्होंने क्या करे, अर्थशास्त्र में डी फिल की डिग्री इन्होंने धारण करी। तो याद रखिएगा। और अगर हम देखें, उन्होंने भारत में, यहाँ से बहुत शानदार चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने भारत के निर्यात, रुझान और स्वसंचालित विकास की संभावनाओं को शीर्ष किताब में ये लिखा। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्होंने क्या करा, भारत के निर्यात, रुझान और स्वसंचालित विकास की संभावनाएं शीर्ष से किताब लिखी थी। अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनमोहन सिंह द्वारा रची किताब का शीर्षक क्या है, तो आपको बताना चाहिए। एक किताब तो भारत के निर्यात, रुझान और स्वयं संचालित विकास की संभावना, ये किताब का टाइटल है। तो ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने क्या करा था, भारत में किस प्रकार से अंतर्मुखी अंदरूनी व्यापार नीति किस प्रकार से होने थे। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अगर हम एशिया की अगर बात करें, एशिया के जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनके संबंध कैसे होने चाहिए, सांस्कृतिक तौर पर होने चाहिए, व्यवहारिक संबंध होने चाहिए, और साथ ही सांस्कृतिक तौर पर होने चाहिए, ऐतिहासिक संबंध होने चाहिए। तो इनके टाइम पर ये तमाम चीज़ें की गई। और डॉक्टर मोहन सिंह की अगर बात करें तो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्कूल से इनको अगर हम कहें, और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की फैकल्टी के रूप में इन्होंने कार्य करा। तो याद रखना, तो ये प्रोफेसर के पद पर भी रहते हैं। हमने कल इस पर चर्चा करी थी कि प्रोफेसर के तौर पर भी इन्होंने कार्य करा। और इसके अलावा UNCDAD सचिवालय में भी इन्होंने कार्य करा। आपको ये भी याद होना चाहिए, हमने कहा कि ये जो भारत के जो वित्त मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय के क्या रहे, ये आपके सलाहकार के रूप में रहे, फिर प्रधानमंत्री के सलाहकार के, हाँ, फिर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी ये रहे। और सचिवालय में कुछ समय इन्होंने काम करा। आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। यहाँ पर आप ये उप प्रधानमंत्री के तौर पर रहे थे, ये प्रधानमंत्री, ये दोनों ग्रेड अगर हम देखें, जो ये अगर हम जब से हमने होश संभाले, ये 2 प्रधानमंत्री एजिटेड ग्रेट प्रधानमंत्री के तौर पे गिने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप तो जानते होंगे, उनकी बहुत ढेर सारे से कविताएं हैं। और इनके समय में ही जो सर्व शिक्षा अभियान का जो कॉन्सेप्ट जो था, स्कूल चले हम सवेरे सवेरे यारों से मिलने वाला, जो आपने अपने बचपन में टेलीविज़न में ये गाना बहुत दफ़े सुना होगा। तो यही इनके ये कहीं ना कहीं शिक्षा के तौर पे इन्होंने बात करी। मनमोहन सिंह ने शिक्षा की बात, वर्तमान समय में अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी को देखें तो शिक्षा से कहीं दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं, कि शिक्षा पे कहीं बात नहीं करते, हाँ सिर्फ मन की बात करते हैं। और बेसिकली ये चीज़ करते थे, जब बोर्ड की परीक्षाएँ होती तो बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों से चर्चाएँ अवश्य करते हैं। अब छात्रों को वो चर्चाएँ कर रहे हैं। अब एक टीचर जितना बेहतर बता सकता है, क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो बेसिकली ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन 2 शख्सियतों ने कार्य करें, ये आपके सामने है, जो महान आज हमारे बीच ये 2 शख्सियत नहीं है और उप प्रधानमंत्री के तौर पर ये रहे। तो इनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, शायद ये वो है
क्या बोलते हैं इनका नाम, काशीराम। हाँ, ये काशीराम जी हैं। इन्होंने भी बहुत, ये भी इस दुनिया में नहीं है, तो इन्होंने समाज के लिए बहुत ढेर सारे कार्य करे। अब इन पदों पर सेवाएं दी इन्होंने, किन किन पदों पर सेवाएं दी देखिए। 1887 से अठारह सॉरी 1987 से 1990 के बीच जेनेवा में दक्षिण आयोग और महासचिव के रूप में इन्होंने क्या करा, कार्य किया। अब देखिए 1987 से 1990 तक के अगर बात, जेनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में रहे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने जेनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के पद पर कार्य करा। तो इतना आपने, हमने कभी ये चीज नहीं पढ़ी थी, आज आपके सामने ला रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रहे दक्षिण आयोग के महासचिव जेनेवा के रहे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। और 1971 में डॉक्टर सिंह की अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में रहे। तो ये डेट याद कर लीजिए, डेट नोट डाउन करिए, चलिए ये दो चीज़ों को लिख कर ये लिख लीजिए। और अगर हम देखें भारत सरकार में शामिल हुए और उसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार, आर्थिक मुख्य सलाहकार के रूप में कब नियुक्ति हुई, किस वर्ष हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1972 में इनकी नियुक्ति हुई। 1971 में ये सिंह के अगर हम बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मनमोहन सिंह का अगर कुछ हम सफ़र की बात करें, सिंह के सफ़र कैसे रहे, थोड़ा सा इस पर देख लीजिए। 1932 में जन्म हुआ, गांव घा, ये अब पंजाब प्रांत जो था उसमें प्रांत अब पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया है। और 1954 की अगर बात करें तो पंजाब विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री इन्होंने पूरी की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीजी इन्होंने कहाँ से कंप्लीट करा, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने जो स्नातकोत्तर की जो डिग्री हासिल करी थी पंजाब से 1954 में करी। और 1962 में, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विश्वविद्यालय। जो देखिए 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल डायरेक्टर की उपाधि इन्होंने धारण करी। 1972 की अगर बात करें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर बने। 1976 में अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय के सचिव पद, देखिए सचिव पद पर भी कार्य करा। और इन्होंने, देखिए हमने कहा कि आर्थिक सलाहकार के रूप में भी हमने सुना, और साथ ही भारत के वित्त मंत्री के उसमें भी रहे। और ये देखिए वित्त मंत्रालय में सचिव पद पर भी इन्होंने कार्य करा। साल आता है 1982 में, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर नियुक्त हुए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कब नियुक्त हुए, तो ये आ रहा। और देखिए 1885 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने। हमने कल इस पे चर्चा करी थी, इस पे चर्चा नहीं करी थी ना, बताइए। की थी सर, की थी चलिए, सर, की योजना आयोग का देखिए नाम अभी हमने नीति आयोग ये है। कहा था कि ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष से बिल्कुल सही गया। तो 1887 में अगर 1987 में गए, पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। और 1991 पीबी नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे। और 2004 में ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। देखिए फिर इनका कार्यकाल होता है 14वें प्रधानमंत्री के रूप में, ये क्या हुए, इन्होंने अपना शासनकाल। देखिए पहले जो प्रधानमंत्री बने 2014 में न 4 में 13वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। फिर 2009 से 2014 तक के जो कार्य इन्होंने करा, हमने देखा कि ये 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करे। पहला टर्म इनका 13वें में था, फिर 14वें में। हम जो गिनते हैं बेसिकली हम 14वें के तौर पर ही गिनते हैं सिंह को, ठीक है। ये रहे व्यक्तित्व इनका, देखिए। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे डॉक्टर सिंह ने कई सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दी। अब कौन कौन से सरकारी पदों पर इन्होंने सेवाएं दी, थोड़ा सा इस पर तो हम नजर डालेंगे। वित्त मंत्रालय में सचिव पद पर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। और साल आता है 1991 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। और आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरुआत में इन्होंने उसकी दुनिया, अगर उसकी कहें पृष्ठभूमि, पूरी दुनिया के सामने ये जाने जाते हैं। उसकी भूमिका अब ये पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनके कुछ चलचित्र आपके सामने साझा कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये रहे प्रधानमंत्री। और अपने जीवन के, अगर मैं थोड़ा सा एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो इसको मैं आपको साझा करना चाहूँगा। कल ये देख पा रहे हो
हमारे ये जो इनकी अंतिम जो फोटो रिलीज हुई थी, जब ये वेंटिलेटर पे, जब ये ऑक्सीजन पे थे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दिल्ली के एम्स में जब इनका निधन हुआ था, तो उसके पश्चात जो ये फोटो बाहर निकली थी, तो आप देख पा रहे होगे कितने बूढ़े हो चुके हैं। 92 साल का एक जो घोड़ा होता है, इसको जो हम कहते हैं कि रेस के बड़े घोड़े माने जाते थे ये, ठीक है, वो भी अरबी घोड़े के रूप में इनको संज्ञा दी गई थी जो नवजोत सिद्धू द्वारा। तो देखिए आप देख पा रहे होगे कोई कितना भी बड़ा पद पे क्यों ना हो, अंततः मौत के सामने हर कोई एक बौना साबित हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे होगे। तो बेसिकली ये वाले पद ये जो रिलीज हुई थी। और आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ा ही यहाँ पर थोड़ा सा ये मेरा हृदय विदारक, ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे हृदय में कहीं ना कहीं एक अच्छा नहीं लगता है इस फोटो को देख के मुझे। आपको भी नहीं लगेगा मुझे जहाँ तक लगता है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, देख पा रहे होंगे, यह है 19 सितंबर 2023। मैंने आपको कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए व्हील चेयर पे पहुंचे। इससे पहले अगर देखें 7 अगस्त 2023 को वो भी क्या है, व्हील चेयर में क्या हुए, आपके संसद की कार्रवाई अटेंड की। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री की जो पद है, तो इस व्यक्ति को कहाँ बैठा रखी, कहाँ इसको सम्मान देना चाहिए था, किस तरीके से इनको किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर सामने आए, तो कहीं ना कहीं हृदय विदारक ये तस्वीर है। इनको किस तरीके से सम्मान देना चाहिए, क्या देखे, एक सभी लोग यहाँ पे बैठे, एक 92 साल का एक बूढ़ा ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस स्थिति में बैठा है। तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि इंसान के पास जब पद प्रतिष्ठा नहीं रहती है, तो उसे कुत्ता भी नहीं पूछता। तो ये हकीकत है, जब तक आपके पास पद प्रतिष्ठा है, तब तक ही समाज आपकी जय जयकार करेगा। जिस दिन आप पद से विमुख हो गए, तो समाज आपको पूछेगा भी नहीं। तो ये आपके सामने है। तो ये वाले जो ये वाली जो फोटो है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत विचलित करती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कुछ इनके पुरस्कारों की अगर हम बात करेंगे, पुरस्कार और सम्मान, अगर आप किसी के जहन में चल रहा होगा कि ये तो संसद या फिर सदन की जो मर्यादा होती है उसके आधार पर, मर्यादा अलग चीज़ है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े बेहतर, जिन्होंने देश को इस कंडीशन में ला खड़ा किया, कम से कम उसको बेहतर सम्मान अच्छी चीज तरीके से उसको लाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, तो इसके उपरांत भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्होंने उपहास उड़ाया था। तो कहीं ना कहीं ये दुख वाली बात है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पुरस्कार और सम्मान, मनमोहन सिंह को उनके सारे जीवन में अनेक पुरस्कार मिले। उनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं। भारत का दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया था, तो अगर हम दोनों प्रधानमंत्रियों की तुलना करें, तो उससे क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से कई गुना ये प्रधानमंत्री हैं। दोनों के समतुल्य अगर हम तुलना करें, दोनों ही अपने आप में बेहतर हैं। तो इन्हें भी मरणोपरांत ही सही, मगर इनको भारत रत्न से नॉमिनेट करना चाहिए। और इन्हें अगर कहें, भारत का जो सर्वोच्च दूसरा जो नागरिक पुरस्कार है, वो नागरिक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, साल 1987 में इनको दिया गया। इसके अलावा 1995 में अगर हम बात करें, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1993 में दिया गया है। और 94 के वित्त मंत्री में एशियन मनी पुरस्कार, जैसे अभी यहाँ पर विद्या जी आप नहीं बता पाई, और ये इंदु जी ने, ये मैं सोच रहा था कि कौन बताएगा, मगर लास्ट में इंदु जी ने इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया था कि एशिया मनी अवार्ड के रूप में इन्हें दिया गया था 1994 में। और 93 में इन्हें जो वित्त मंत्री जब ये रहे, तो इन्होंने यूरो मनी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। और देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडम स्मिथ पुरस्कार, देखिए एक इसको भी याद कर लीजिए, नया ये कल नहीं आया था, अभी यहाँ पर आया। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का अगर हम बात करें, एडम स्मिथ पुरस्कार, और साथ ही कैम्ब्रिज से सेंट जॉन कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में इनको दिया गया। तो ये थोड़ा सा पुरस्कार याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। अगर मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लेक्चरर की तैयारी, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो टॉपिक आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपके सिविल सर्विस को भी लेकर, मुख्य परीक्षा को लेकर देखें, तो अगर पीसीएस की, अगर लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा को भी लेके चले, तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है।
अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कहते हैं कि इसके अलावा मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विद्यालयों समेत कई विश्वविद्यालयों की मानक उपाधि जो होती है ये प्राप्त कर चुके हैं, और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी उन्होंने क्या भारत का प्रतिनिधित्व करा। सरप्राइज अगर हम देखें तो राष्ट्रमंडल जो शासनाध्यक्ष की बैठक 1993 में, वियतनाम में मानवाधिकार विश्व सम्मेलन में भी इन्होंने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करा। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन से प्रधानमंत्री है जो वियतनाम में, अगर वियना में क्या हुआ मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन में इन्होंने प्रतिभाग करा, तो वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। तो याद रखिएगा। अब कुछ चीज़ें बस थोड़ा सा बचा है। इनका राजनीतिक कैरियर की अगर बात करें तो इनकी राजनीतिक कैरियर का जो शुरुआत होता है वो 1991 से भारत के संसद में उच्च सदन में राज्यसभा के सदस्य रहे, और 1988 से 2004 के बीच ये नेता प्रतिपक्ष रहे, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के रहे। और मनमोहन सिंह ने 2004 में जब आम चुनाव जब हुए थे तो आम चुनाव में 22 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस तिथि को प्रधानमंत्री पद की शपथ दी 13वें प्रधानमंत्री के तौर पे। तो 13वें प्रधानमंत्री के तौर पे 22 मई को इन्होंने शपथ ग्रहण करी, और दूसरा कार्यकाल भी इन्होंने क्या करा, देखिए कुछ आपको इसमें कुछ विविधता देखने को मिल रही। 22 मई 2009 को इन्होंने दूसरा काल के तौर पे प्रधानमंत्री के पद पे शपथ ग्रहण। कुछ चीज़ें देखने को मिला है, कुछ 22, 26 कुछ याद आ रहा है? जी सर, डेट्स में सिमिलैरिटी है है। ना। देखिए ये कहे अगर कोई बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि भैया ऐसा तो बहुत कम होता है नहीं होता है। जी सर, कभी जी आपके सर। साथ ऐसा हुआ है कि आपके कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसी चीजें रही हो एक साथ आई हो? ना सर, कभी मेरे नहीं। साथ हुआ है। अभी आपको मैं बताऊं, जैसे मेरे ग्रेजुएशन में जो नंबर मुझे मिले, ठीक है, जितने मुझे नंबर मिले सेम टू सेम वही डिक्टो नंबर मुझे आपके जो पीजी में ग्रेजुएशन में जितने नंबर ग्रेजुएशन में प्राप्त हुए उतने ही नंबर मुझे पीजी में भी प्राप्त हुए हैं। जब भी मैं कभी फॉर्म फिलअप करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मुझे तो याद ही है, तो ऊपर नीचे सेम नंबर होते हैं। तो ये मेरे सामने है एक, ठीक है। दूसरा काल 25 मई 2009 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी, याद रखिएगा। अब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बस इतना ही बचा है, तो ये बहुत शानदार है। यहाँ से कुछ बुनियादी चीज़ें आपके सामने आएंगी। देखिए नरेगा की जो बात करते हैं तो साल 2005 में ये शुरू हुआ था। देखिए हम बेसिकली मनरेगा कहते हैं, वो नरेगा है, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा। तो साल 2005 में ये शुरू हुई, और ये स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को के जीवन में बहुत बड़ा ये परिवर्तन करा। आज भी ये योजना चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 200 दिनों का जो रोजगार की गारंटी इसमें देखने को मिलती है। अगर आपने देखा होगा गांव में, बेसिकली गांव घरों में आपने देखा होगा प्रधान द्वारा जो बीटीसी मेंबर होते हैं, ये प्रधान होते हैं जो पंचायत के माध्यम से जो भी रोजगार आता है, गांव के जितने भी लोग होते हैं उनके क्या बने रहते हैं, जॉब कार्ड बने रहते हैं। जो जॉब कार्ड का मतलब होता है कि वो जो मनरेगा का जो स्कीम है, जिसमें हमने ये स्कीम जो लागू की गई थी 2005 में, ये जो लागू की गई, कहाँ से इसको शुरुआत की गई थी इस स्कीम की? जो ये सर कहाँ 2005 से, से। किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? मैंने कल बताया भी था। नहीं पता सर, शायद। सर बिल्कुल राजस्थान। सही। राजस्थान से नागौर वो क्षेत्र है जहाँ से इसको किया गया था, इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। तो ये वहाँ से शुरुआत हुई थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बताऊं, तो ये इसमें क्या होता है, 200 दिनों का इसमें क्या बोलता है, आपको रोजगार की गारंटी मिलती है, और जो पैसा जो आता है वो आपके सीधे खाते में आता है। पहले तो नगद मिलता था, उसमें क्या करता था, चुंगी मार जाते थे जितने भी बीच के जो लोग होते थे। अब इसमें ऐसा नहीं है। अब ये क्या करते हैं, सीधे आपके खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसमें जितने दिन आपने कार्य किया है उतने दिन का आपको पैसा आपके जो अकाउंट है उसमें आपके पहुंच जाता है। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, जो
उनको आजीविका के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा मदद करने की ये सहायता प्रदान करते हैं। और ये बेशक देखकर देखें जो ग्रामीण जीवन को बुनियादी रूप में सुधारने का कहीं ना कहीं माध्यम था। जब हमने कहा कि राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करें 2005 में इसको कानून जब बना दिया गया, जब इसको कानून बनाया गया तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जब जो भ्रष्टाचार जो भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही थी, इसमें पारदर्शिता आई। सबसे पहली बात बात इसमें क्या करूँ, पारदर्शिता आई, जो कि बहुत बेहतर था, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से क्या होगा, जो आप जो सूचनाएं आपको जो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं मिल पा रही हैं, जो कार्यालय की जो चक्कर लगा रहे हो, अगर आप आज ये जानना चाह रहे हो कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, अगर आप सूचना का राइट टू एजुकेशन का अगर ये लगाते हो तो आपको मिल जाए। तो राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करें 2005 में इसे पारित किया गया, जिसे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाने की बात कही गई है, और कानून के तहत जनता को सरकार के फैसलों और नियमों से जुड़ी जानकारी मिल सकती है कि क्या चीज़ें चल रही है, सरकार क्या ला रही है, क्या हमारे लिए चीज़ें हो रही हैं, क्या उसका सही इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये राइट टू एजुकेशन लाकर मनमोहन सिंह ने जनता को एक अधिकार दे दिए। अगर कोई राइट टू एजुकेशन का अगर आपको सही तरीके से संतुष्टि आपको नहीं प्राप्त होती है तो उसको आगे बहुत ढेर सारे ऐसे स्टेप टू स्टेप हैं जहाँ पर उसको आप क्या करते हैं, अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने जब कहा कि आधार कार्ड योजना जो थी, आधार कार्ड से क्या होगा, प्रत्येक जो भारत के जितने भी नागरिक है उनको एक यूनिक आईडी दिलाएगी, जिससे कि जिस लोगों तक अगर हम गए सरकारी सेवाओं में पहुंचना आसान हो जाएगा। और कई ऐसे पहचान पत्र हैं, और एक पहचान पत्र जो कि आपके आज देख पा रहे होंगे, आज आधार कार्ड के बिना आपका किसी कोई चीज़ असंभव है ही नहीं, कि भैया अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कहीं पर भी चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको कहीं पर भी कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं होते। तो ये आप देख पा रहे होंगे। और डायरेक्टेड बेनिफिट ट्रांसफर DDP अगर टी की अगर बात करो, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोगों के खाते में सीधे पैसा जो ट्रांसफ़र करने की प्रणाली शुरू हुई थी, और जो बीच में भ्रष्टाचारी थी उसको कहीं काफ़ी हद तक वो कम कर दिया गया था। कहीं ना कहीं सरकारी जो लोग थे, लोगों तक सरकारी योजनाओं की जो धनराशि थी, ये सही तरीके से आपने एक ये स्टेटमेंट सुना होगा। ये स्टेटमेंट किसका है मुझे बताइएगा, अगर आप नॉलेज रखते हैं तो। एक ऐसा कोई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं केंद्र से 100 रुपये भेजता हूं, तो जो जो ग्रामीण होते हैं, राजीव गांधी का, राजीव उन्होंने क्या गांधी। कहा था कि उसके पास 10 रुपये पहुंचते हैं, तो 90% लोग कहाँ, 90% जो पैसा है वो ऊपर लोग क्या करते हैं, तो उसको खा जाते हैं। ये राजीव गांधी ने कहा, बिल्कुल सही। तो राजीव गांधी ने कहा कि मैं तो भेज रहा हूँ, मगर जनता के पास वो 10 रुपये के रूप में पहुंचता, तो 90 रुपया तो गायब हो गया ना, कौन खा गया, ऊपर बैठे हुए लोग खा गए। ऊपर अगर के अधिकारी। मान लो 1 लाख लोगों को 100 रुपये भेजे तो करोड़ों रुपये आ गया ना। तो आज अगर हम देखें, आपने देखा होगा एक राजस्थान में एक जिला अधिकारी है, जब उन पे छापा पड़ा तो उनके पास जो कैश प्राप्त हुआ था वो 10 करोड़ कैश तो उनके घर में प्राप्त हुआ था, 15 किलो सोना, और बहुत ज़्यादा जायदाद। अगर कहने का मतलब है कि ये भ्रष्टाचार ये होगा। आज अगर किसी से भी कहो कि जब इंटरव्यू होता है तो कहते हैं कि हम तो देश की सेवा और देश को निष्पक्ष तौर पे करने के लिए नहीं, आज जो बड़े बड़े पदों पर जो बैठते हैं, नहीं हम तो भ्रष्टाचार करने के लिए गए हैं, हम भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने बात करी थी, कल आपने बताया था अभी कि भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु समझौता होता है, इस समझौते के बाद भारत के नागरिकों को तकनीक तक पहुंचने में कहीं ना कहीं मदद मिली। अब देखिए, जब ये समझौता हुआ तो उसके बलबूते हम जो परमाणु न्यूक्लियर जो पावर हम बने, जो उसके क्षेत्र में जो हम आज तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ हमें पहुंचने में मदद मिली, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें भारत की स्थिति को मजबूती मिली। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पे इसे देखा जाता है। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में इसको देखा जाए। आपको एक चीज़ बता दूं, आपने मंगलयान के बारे में सुना था, मंगलयान? जी तो सर, जी सर। मंगलयान का क्रेडिट कौन ले गया? वो नरेंद्र मोदी जी। बनाया किसके समय था? इनके इनके समय समय पे, में, क्या नाम है इनका, मनमोहन मनमोहन सिंह सिंह के टाइम पे इसरो कि के विज्ञान। इन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा जी चुनाव सर। निपट जाएंगे तो उसके बाद इसको लॉन्च करेंगे, इन्होंने निर्धारित समय बनी। तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री बने तो जिस समय ये लॉन्च होने का टाइम था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा क्रेडिट अपने ले गए। अब ये सोचिए कोई कोई प्रधानमंत्री बना तो 6 महीने में कोई रॉकेट तैयार हो जाएगा, 1 साल में तैयार हो जाएगा। उसके लिए बहुत लंबी चीजें करनी बनती। आपको आपने देखा होगा चंद्रयान गया था, जी सर, जी वो सर। चंद्रमा पे कहाँ पर उतरा? सर दक्षिणी ध्रुव पे। दक्षिणी ध्रुव पे उतरा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, क्या ये जो चंद्रयान गया था तो ये क्या पूरे भारत के था या कहीं अन्य देशों का भी इसमें सहयोग था? सर केवल भारत का। और ये इंदु जी आप बताओ। सर नहीं पता। हाँ देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत ने तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्या करा, ये तमाम चीजें करी, तो ये भारत को क्रेडिट नहीं जाता। अगर मैं देखा जाए तो भारत इसमें क्या था, समझौता हुआ था। तो जो समझौता उसमें रूस, आपके 2-3 देश थे, रूस हो गया, आपके फ्रांस हो गया, कुछ ऐसे और साथ ही जापान हो गया। इन देशों ने क्या करा, ये अलग अलग जगहों पे कहीं पर इसका इंजन बना, किसी देश ने उसका इंजन बनाया, किसी देश ने वो करा। अब मान लीजिए इसका कॉन्ट्रैक्टर जो बना दिया गया था भारत को बना दिया था, भारत क्या करेगा, जैसे इंजन वहां से बन के आया, ये सभी ये भारत के, सिर्फ भारत के साइंटिस्टों ने या उनके द्वारा नहीं किया गया था। ये विश्व के जो जो भी देशों के साथ इनका जो कोऑपरेशन हुआ था ना, जो एक सहमति बनी थी, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसमें सभी लोगों देशों ने क्या करा था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और ये जो चंद्रयान भेजा गया था ये सिर्फ बेसिकली नाम भारत का है, सब कुछ है, भारत से लॉन्च हुआ तो ये भारत को क्रेडिट लिए ले गया। तो बेसिकली सभी 2-3 देशों के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उन देशों ने ये तमाम किया था। तो भारत के अकेले बलबूते ये नहीं गया है। पहले याद रखिएगा कि भारत अभी इतना सशक्त नहीं है कि वो अपने बलबूते इतने बड़े मिशन को अंजाम दे। तो बेसिकली कार्य कर रहा है, अच्छी बात है। तो ये जो गया ये था, ये आपके अलग अलग वो हुआ था, सभी देशों का इसमें क्या था, सहयोग मिला था। 2-3 देशों का इसमें सहयोग मिला था। चंद्रयान की एक वीडियो बनाई थी मैंने, उस पर आप देख लीजिएगा। तो आप कभी सर्च करोगे तो चंद्रयान को जो सपोर्ट करने वाले कौन कौन से देश हैं, कभी गूगल में डालोगे तो आपके सामने वो देश आपके सामने आ जाएंगे, कहाँ से क्या बना, कहाँ से तमाम चीज़ें बनी। तो ये तमाम चीज़ें तो बेसिकली ये हम जो देख रहे हैं ये क्रेडिट, ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें मनमोहन सिंह के समय में रही, जो भी चीज़ें रही। अभी अगर हम कहें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्पना इन्होंने देखी, वो सारी चीज़ें इनके माध्यम से हुई। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और साथ ही एक अपने रोल मॉडल के रूप में भी सर लिया जो होगा। ये